मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमुता जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव यही मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी की अनुपम रचना। दूसरे अधिकार को आधार बनाकर यहाँ कुछ चर्चाएं हम आपके बीच में कर रहे थे, जिनमें कर्मों की व्यवस्थाएं बहुत स्पष्ट रीति से हमारे को ख्याल में आ रही थी। आखिर ये कर्म काम कैसे करते हैं, इन कर्मों की व्यवस्थाएं किस प्रकार से चलती है, ये कर्म हैं क्या, इसको बहुत पंडित जी अलग अलग प्रकार से बहुत गहराई से समझा रहे हैं। हम इन कर्मों के संदर्भ में बहुत सारी बातें आपके बीच में कर चुके हैं। मैं वापस किसी भी चर्चा को रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी कर्म क्या हैं, कर्म कब से बंधे हुए हैं, किस प्रकार कर्म बंधे हुए हैं, किस प्रकार के उनके भेद हैं, द्रव्य कर्मों के घातिया और अघातिया कर्म, उनका नवीन बंधन किस प्रकार से होता है। मोहनीय कर्म एकमात्र ऐसा है जो नए कर्म बांधने में समर्थ होता है। मेरे पास में कल हमारे सिद्धार्थ जी का प्रश्न आया, तो ऐसा कह रहे थे कि साहब अरहंतों के भी आपने बंधन बतलाया और बंधन का कारण आपने मोह बतलाया, तो कैसे चलेगी बात। ये बात तो ठीक है, तो अरहंत भगवान के मोह नहीं है, इसलिए सच में अरहंत भगवान के कर्म का बंधन होता ही नहीं है। जो कर्म का बंधन कहा जा रहा है वो एक समय मात्र का है, वो प्रदेश बंध मात्र है, वो योग के निमित्त से हो रहा है। कषाय नहीं होने के कारण स्थिति और अनुभाग बंध नहीं होता है। एक समय के जीव ने भाव किए और जीव के भाव होते ही तुरंत कर्म वर्गणाएं आत्म प्रदेशों के साथ में आकर के तत्काल बंध गई। एक क्षेत्रावगाह रूप से बंध जाना, आत्मा के प्रदेश और कर्म के प्रदेश, इन दोनों का आपस में बंध जाना, आत्मा और कर्म आपस में बंध जाना, ये प्रदेश बंध। देखो ये शब्द हैं, बार बार में आएंगे, दूसरे तीसरे अधिकार के अंदर बार बार ऐसे शब्दों के प्रयोग होंगे। आप उन शब्दों को अपने दिमाग में बिल्कुल पक्का सेट कर लीजिए, बिल्कुल दिमाग में सेट हो जानी चाहिए ये शब्द। प्रदेश बंद बोलते ही आपके दिमाग में क्या आएगा, प्रदेश बंद माने क्या है, आत्मा के प्रदेश और कर्म परमाणुओं के प्रदेश, उनकी संख्या और आपस में चिपक जाना, प्रदेश बंद। प्रकृति बंद कहते ही क्या ख्याल में आ रहा है, अपने अपने स्वभाव रूप से बट जाना। स्थिति बंद कितना टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड देखना, ये स्थिति बंद है। अनुभाग बंद फल, तो अनुभाग शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में फल आना चाहिए कि साहब अब ये तो बातें हुई कर्म बंधन के संदर्भ में, चार प्रकार का बंध, लेकिन एक प्रश्न खड़ा होता है कि फल देने के बाद में भी कुछ होता है क्या। भाई प्रकृति बंद हो गया, प्रदेश बंद हो गया, स्थिति बंद हो गया, अनुभाग माने फल दे दिया, अब क्या होता है। बोले फल को कर्मों की भाषा में कहते हैं उदय। जो फल दिया है उसे कर्म की भाषा में यदि हम कोई शब्दों का प्रयोग करें तो हम कहेंगे उदय, बराबर। अब ये कह रहे हैं उदय में आने के बाद क्या हुआ कर्मों का, ये बताओ। और उदय में क्या तत्काल आ जाते हैं, बंधते ही फल दे देते हैं। कि देखो भाई हमारी दृष्टि से कहें तो कई कर्म ऐसे हैं जिनका बंधते ही फल मिल जाता है। हमारी भाषा में, हम छद्मस्त लोगों की शैली में, ये बंधा और ये फल। लेकिन सच्चाई यह है कि उसका फल मिलने के बीच में असंख्यात समयों का मिनिमम अंतराल हुआ होगा। लेकिन पलक झपकने जितने टाइम पीरियड में भी असंख्यात समय निकल जाते हैं। कर्म बंधने के बाद निश्चित तौर पर उसमें स्थिति भी पड़ती है और उसमें अबाधा काल भी होता है।
बिना आबाधा काल के कोई भी कर्म उदय में नहीं आएगा, लेकिन वो आबाधा काल इतना कम हो सकता है कि आपको लगे गाली दी और चांटा मार दिया, तो बस ये ऐसा समझ लो आप, उसमें असंख्यात समय निकल गए, तुरंत फल मिल गया, ऐसा है। तो तुरंत तो नहीं है कर्म की भाषा में, तो कर्मानुयोग की भाषा में तो ये जो आबाधा काल है, उतने टाइम पीरियड तक वे कर्म फल नहीं देते। जितना आबाधा काल है उतने टाइम पीरियड तक उन कर्मों का कोई इफेक्ट नहीं होगा, वे कर्म धेले की तरह पड़े रहेंगे। और फिर फल देने के बाद क्या होगा कर्मों का, तो टोडरमल जी की लाइन हमने यहाँ पढ़ी थी, वे अनुभाग शक्ति से रहित हो जाते हैं, वे फल रहित हो जाते हैं, वे दोबारा यूज में लेने योग्य नहीं रहते हैं। मतलब वन टाइम यूज जैसी पोजीशन है, समझ लो आप। जो चीज़ आपने एक बार यूज में ले ली, उसका काम खत्म हो गया, अब वो दोबारा काम में नहीं आएगी। कर्म में भी ऐसा ही है, उसने अपना फल दे दिया, अब वो दोबारा काम में नहीं आएगी। बहुत तरह की चीज़ें ऐसी होती है, समझो आप, इत्र वगैरह है या इस तरह की कोई चीज़ें हैं जिन चीज़ों में कुछ चीज़ जली हुई है और वो चीज़ उड़ गई, तो वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो गई। अब वो पिंड भले ही बना रहे, वस्तु जो कि त्यों बनी हुई है, लेकिन वस्तु के बने रहने पर भी उसका जो काम था वो काम खत्म हो गया। कई दवाइयाँ ऐसी होती है ना, जो दवाइयाँ जैसे समझ लो अब उसके एक्सपायरी डेट जिसे कहते हैं अपन, अब वो निकल गई, तो बोले अब ये वो काम नहीं करेगी। 2 साल पहले इसकी एक्सपायरी डेट निकल गई थी। परमाणु जो की जो दिखाई दे रहे हैं, वैसे के वैसे दिखाई दे रहे हैं, परमाणु उतने के उतने ही दिख रहे हैं, लेकिन जो फल देने की शक्ति रूप काम था वो काम खत्म हो गया। अब वो काम नहीं कर पाएगी, अब वो यूज में नहीं आ पाएगी, अब वो चीज़ बेकार हो गई। तो ऐसे ही यहाँ कर्म सिद्धांत के अंदर भी ये बात लागू होती है कि अनुभाग शक्ति माने रस मिल जाने के बाद, माने फल मिल जाने के बाद वो चीज़ काम में अब वो फल दोबारा नहीं देगा। एक बार फल दे, एक बार सजा भुगत ली भाई साहब, जिस कर्म के संदर्भ में। एक अंधा कानून नाम की एक मूवी आई थी बहुत पहले, अमिताभ बच्चन की, और उसमें क्या हुआ था, एक हत्या के इल्जाम में अमिताभ बच्चन को सजा मिल गई थी, और हत्या के इल्जाम में उसे सजा मिल गई, उसने उम्र कैद की सजा भुगत ली। और उसके बाद में जब वो निकल करके आया तो सच्चाई ये थी कि वह व्यक्ति जिंदा था, और बाद में उसने उसको मारा, और मारने के बाद में दोबारा केस चला और दोबारा सजा मिलने की बात आई। तो उसने ये कहा कि इस व्यक्ति को मारने की सजा मैं पहले उम्र कैद की भुगत चुका हूं, अब दोबारा सजा कैसे मिलेगी बताओ। जो अपराध था ना, उस अपराध की सजा हम एक बार भुगत चुके हैं, तो अनुभाग जो मिला उस अनुभाग की सजा हम भुगत चुके हैं एक बार, अब उसके दोबारा सजा मिलने की कोई व्यवस्था नहीं होगी। अब ये कह रहे हैं जब फल मिल गया तो कर्मों का क्या हुआ, बोले वे कर्म परमाणु जो थे या तो आत्मा के साथ में चिपके रहे, या वे कर्म परमाणु आत्मा से अलग होकर के चले जाए। दोनों तरह की पोजीशन हो सकती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका काम पूरा हो गया, जैसे देखो दुनिया में ऐसा होता है ना, किसी व्यक्ति को हमने यहाँ बुलाया काम करने के लिए, और उसने अपना काम किया, और काम कर लेने के बाद बोले अब बोले तुम्हारा काम हो गया, तुम चाहो तो बैठे रहो, तुम चाहो तो चले जाओ, ऐसा होता है ना। अब तुम्हारा काम पूरा हो गया, इंटरव्यू के लिए लाइन लगी हुई है, मान लीजिए एक एक व्यक्ति का इंटरव्यू लेते जा रहे हैं, इस व्यक्ति का इंटरव्यू हो गया, अब ये निकल करके बाहर, ये सब दोबारा क्यों बैठे हो, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है कि नहीं मैं तो वैसे ही बैठा हूँ, किसी का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ तुम चाहो तो बैठे रहो, तो बैठे रहो तो भी है और चले जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारा काम पूरा हो गया है। ये बात यहाँ टोडरमल जी ने कही, वे कर्मत्व पने की नास्ती होने के बाद, 30 नंबर पेज की 34 लाइन, पेज नंबर 30 लाइन नंबर 4, कर्मत्व पने की नास्ती माने अब वे कर्म कर्म रूप से नहीं रहे, इसकी नास्ती होने के बाद क्या वे परमाणु उसी स्कंद में रहें या अलग हो जाएं। ये लाइन क्लियर होगी आपको, उसी स्कंद में रहें या अलग हो जाएं, कुछ प्रयोजन नहीं रहता। यहाँ इतना विशेष जानना, इतना जानना कि इस जीव को प्रति समय अनंत परमाणु बंधते हैं। ओह, कुछ विशेष बात कहना चाह रहे हैं, कुछ नए शब्द मिलेंगे आपको। जो लोग पहली बार मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ रहे हैं, जिन लोगों ने कर्म सिद्धांत को आज तक नहीं पढ़ा है, उन लोगों के लिए बिल्कुल नए नए शब्द होंगे।
शब्दों को याद करते जाइए, भाव वासन करते जाइए, फिर लाइफ टाइम के लिए प्रॉब्लम सॉल्व। वाक्य पढ़ो, इस जीव को प्रति समय अनंत परमाणु बंधते हैं, अनंत बंध रहे हैं कर्म परमाणु। ओके, वहां एक समय में बंधे हुए परमाणु, जो एक ही समय में बंधे थे, वे बंधे हुए परमाणु अबाधा काल को छोड़कर अपनी स्थिति के जितने समय हों उनमें क्रम से उदय में आते हैं। वाक्य को रट लीजिए, वाक्य को याद कर लीजिए। 10-10 बार इस वाक्य को बोलूंगा। इस वाक्य के माध्यम से पंडित जी क्या कहना चाह रहे हैं, वापस देखो। प्रति समय जो अनंत कर्म परमाणु बन रहे हैं, एक ग्रुप आ गया अनंत कर्म परमाणुओं का, एक समय में आकर के बंधा। अब वो जो पुंज आया था, वो जो ग्रुप आया था, जो अनंत परमाणुओं का था, उसमें स्थिति पड़ी थी। मान लीजिए 100 वर्ष की स्थिति है उस कर्मों की, 100 वर्ष की कर्मों की स्थिति है, उसमें अबाधा काल निश्चित छोड़ दो। 100 वर्ष वाले का अबाधा काल वैसे तो होता है कर्णानुयोग के हिसाब से अंतर मुहूर्त। 100 वर्ष के लिए कोई कर्म बांधा, अंतर मुहूर्त का उसका अबाधा काल, तो ये ऑटोमेटिक बढ़ गई ये स्थिति। माने इतने टाइम तक इसका अबाधा काल है, माने इतने टाइम तक ये कर्म फल नहीं देगा। अब इसके बाद फल देना शुरू करेगा, और शुरू करने के बाद यहां से लेकर ये जो अनंत ग्रुप था, अबाधा में तो ब्लैंक है स्थिति, पढ़े हुए तो हैं सत्ता में, सारे सत्ता में तो सब पढ़े हुए हैं, लेकिन अबाधा काल तक वो निष्क्रिय रहेंगे। और अबाधा काल के बाद उस ग्रुप में से पूरा एक पहले समय से लेकर जितना उसका पूरा टाइम पीरियड है 100 वर्ष का, हर समय में वो कर्म परमाणुओं के पुंज, पहले समय में, दूसरे समय में, तीसरे समय में, चौथे समय में, पांचवें समय में, छठे समय में, समझ में आ रही है क्या बात? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, इन समयों में लगातार 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 ये क्या करेंगे? ये शब्द लिखा है यहाँ, स्थिति के जितने समय हों उनमें क्रम से उदय में आते हैं। इस वाक्य का भाव यह हुआ, बंधा तो एक समय में था, कर्म बंधा तो एक समय में था, और उदय लंबे समय तक आएगा। बंधा एक समय में और फल मिलेगा बहुत लंबे टाइम पीरियड तक। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? एक समय में बंधा हुआ कर्म अनेक समयों तक उदय में आता है। फॉर एग्जाम्पल बात कीजिए आप, आयु कर्म से बहुत अच्छे से समझ में आती है बात। आयु कर्म से हमने अभी आयु कर्म बांधा, कितना आयु कर्म बांधा? 80 साल का कर्म मान लिया, कि 70 साल का कर्म मान लिया, कि 100 साल का, कि 500 साल का, अगले जन्म के लिए अभी तो भोग रहे। अब अगले भाव की जो हमने आयु बांधी है, वो आयु इस जन्म के बचे हुए टाइम पीरियड को तो कहेंगे उसका अबाधा। आयु कर्म का अबाधा काल बाकी 7 कर्मों जैसा नहीं है। आयु कर्म का अबाधा काल बची हुई आयु का शेष पार्ट, जिस आयु को हम भोग रहे हैं, इसमें मान लीजिए 5 साल बाद में हमारे को मरना है, तो 5 साल का अबाधा काल है। ये पूरा होते ही नई आयु चालू हो जाएगी, बराबर। अब जब आयु शुरू होगी तो उसके बाद में वो आयु कर्म के जो परमाणु हैं वो हर समय उदय में आते रहेंगे। ये आयु कर्म पहले समय में उदय आया, आयु कर्म दूसरे समय में उदय आया, आयु कर्म तीसरे समय में उदय में आया, आयु कर्म चौथे समय में उदय में आया, बढ़ते बढ़ते 1 मिनट, 1 दिन, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो हमारे आयु कर्म हर समय फल दे रहा है। आयु कर्म हर समय आयु कर्म फल दे करके खिल रहा है। मेरा प्रश्न ये है, बांधे कितने समय में थे? एक समय, एक अंतर्मुहूर्त में। आयु कर्म जब बंधा था, एक अंतर्मुहूर्त के लिए बंधा था। फल कितने समय मिल रहा है? 100 साल। फल कितने समय मिल रहा है? मान लीजिए देवायु हो तो सागरों तक के लिए, देवायु के अंदर मैक्सिमम 31 सागर के लिए, नरक में मैक्सिमम 33 सागर के लिए, ये सागरों पर्यंत के लिए बन गया हो, और हर समय उदय में आता रहेगा। तो ये वाक्य हुआ, एक समय में बंधे हुए कर्म अनेक समयों तक उदय में आते रहते हैं। जितने संयोग आपको मिले हैं ना, ये सारे संयोगों के लिए जो कर्म बंधा था, बंधा तो एक समय में था, और कोई भी संयोग आपके साथ में 1 मिनट के लिए तो नहीं, बरसों के लिए। मोबाइल मिला, टेलीविज़न मिला, फ्रीज मिला, आपके चश्मा है, आपका ये कुर्ता है, आपके पत्नी पुत्र परिवार है, बराबर। ये कर्म, जैसे मान लीजिए वाइफ के लिए कर्म बंधा, बच्चे के लिए कर्म बंधा,
जिससे बच्चा मिले, मोबाइल के लिए कर्म बंधा जिससे मोबाइल मिले, एक बार बंधा होगा, ठीक है। अब जो कर्म बंधा था वो कर्म बंधा तो एक समय में था, अब मोबाइल आपके पास में 3 साल तक है, फ्रिज आपके पास में 20 साल तक है, पत्नी का साथ आपके पास में 50 साल का है, बेटे का साथ आपके साथ में 30 साल तक रहेगा, समझ में आ रही है, मकान का साथ आपके साथ में 70 साल तक है। तो बंधा तो एक समय में था कर्म, और फल कितने समय तक मिला, 70 वर्षों तक। तो ये कह रहे हैं एक समय में बंधा हुआ कर्म लंबे समय तक उदय में आता है। अब दूसरा वाक्य पढ़ना, अब दूसरा वाक्य क्या कह रहे हैं पंडित जी साहब यहाँ, तथा बहुत समयों में बंधे परमाणु, जो बहुत समयों में बंधे थे, अलग अलग समयों में, जो कि एक समय में उदय आने योग्य हैं, वे इकट्ठे होकर उदय में आते हैं। क्या एक समय वाले बंधे हुए कर्म तो बहुत समय तक चलेंगे, और बहुत समयों में बंधे हुए कर्म इकट्ठे होकर उदय में आ रहे हैं। जैसे आपने अलग अलग समय में बांधा, मोबाइल मिलने वाला कर्म अलग समय में बांधा था, घड़ी मिलने वाला कर्म अलग समय में बांधा था, आईपैड मिलने वाला कर्म अलग समय में था, लैपटॉप वाला कर्म अलग समय में था, ठीक है, अलग अलग समय में बंधा था, इसलिए अलग अलग समय में मिला हमारे को। तो अलग अलग समय में मिला, लेकिन कुछ टाइम और अलग अलग टाइम पर चला जाएगा, मिले भी एक साथ नहीं थे, जाएंगे भी एक साथ नहीं, लेकिन बीच में बहुत सारा टाइम पीरियड ऐसा है जब ये वस्तुएं एक साथ बनी हुई थी, तो उस समय इन सब का उदय पुंज रूप से एक साथ में आ रहा था। अभी हमारे मोबाइल, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, सोफा सेट, घर, महल, मकान, जेवर, सब चीजों का उदय एट ए टाइम एक साथ चल रहा है, पुंज एक साथ होकर के। बंधा अलग अलग समय में था, लंबे समय तक उदय में आता रहेगा, लेकिन वो ग्रुप रूप से होकर के वो एक साथ हमारे को फल दे रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए आज हमने अपने घर में नमकीन बनाई, कल हमने मिठाई बनाई, एक दिन हमने लड्डू बना लिए, तो सब हमने अलग अलग समयों में बनाए, और जब हम थाली में बैठे हैं तो थाली में वो सारे के सारे सामान एक साथ फल मिल गया, खाने के लिए आ गए। समझ रहे हो? तो बने तो अलग अलग समय में, बने तो अलग अलग समय में, और फल दिया सबने मिलकर के एक साथ, ये थाली में एक साथ आ गया। अब और सुनो गजब की बात, खाना खा रहे हो आप आधे घंटे तक, क्या आधे घंटे तक कभी क्या खाया, कभी क्या खाया, कभी क्या खाया, तो सब अलग अलग चीजें खाई अलग अलग समय में, कोई 2 मिनट पहले, कोई 2 मिनट बाद में, और सबका मिलकर के एक साथ 8 घंटे बाद में सब फल मिल गया एक साथ ग्रुप में है? समझ लीजिए आप, निहार हो गया। तो ये ग्रहण तो किया था अलग अलग समय में, और अंदर जाकर के सब एक साथ ग्रुप रूप से हमारी बॉडी में वो सब एक साथ ग्रुप रूप से उनको फल दे दिया। तो एक समय में बंधे हुए कर्म अनेक समयों में फल देते हैं, और अनेक समयों में बंधे हुए कर्म एक साथ ग्रुप में आकर के फल देते हैं। मैं समझता हूं ये बात आपको यहाँ गहराई से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाक्य को याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। मैं भी बहुत बातें इसके संदर्भ में करने वाला हूँ, बहुत गहराई है अभी इसमें। देखिए वापस अब पढ़ेंगे अपन कहाँ से, तीसरी लाइन देखो, इसी पैराग्राफ की तीसरी लाइन। वहां एक समय में बंधे हुए परमाणु, एक समय में बंधे हुए परमाणु अबाधा काल को छोड़कर अपनी स्थिति के जितने समय हो उनमें क्रम से उदय में आते, बराबर। तथा बहुत समयों के बंधे परमाणु जो कि एक समय में उदय आने योग्य हैं, वे इकट्ठे होकर उदय में आते हैं। क्या बंधते ही कर्म परमाणु जो अपने आप बट गए ना इतने लंबे टाइम पीरियड में, उसे कहते हैं निषेक रचना। निषेक रचना कहते हैं। जैसे ऐसा समझिए आप, उदाहरण के तौर पे बात कर रहे हैं, 1 नंबर के समय पर कोई कर्म बंधा, बराबर। 1 नंबर के समय पर जो कर्म बंधा वो 5 से लेकर के 45 तक बढ़ गया, 5 से 50 तक बढ़ गया। 2 नंबर के समय पर जो कर्म बंधा वो 10 से लेकर के 60 तक बंध गया। 3 नंबर पर जो कर्म बंधा वो 15 से लेकर के 65 तक कर्म बंध गया। 4 नंबर पर जो कर्म बंधा वो 15 से लेकर के 70 तक कर्म बंध गया। तो अभी जो बीच का जो टाइम पीरियड है 15 से लेकर के 50 तक, उस समय इन सारे का मिला हुआ एक साथ फल मिल रहा है।
अलग अलग समय वाले का कुछ बीच का टाइम पीरियड ऐसा होगा जिसमें वो कॉमन चीज़ समझ में आ रही है। जैसे देखो, कभी कभी मैं ऐसा समझाता हूँ, एक उदाहरण जो टोडरमल जी की गद्दी पे बैठ करके 5-7 साल पहले जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक चलाया था तो ख्याल में आया था, अपने आप ही उपजा था, है ना। मान लीजिए आप पहले और पढ़ लेते हैं, फिर पूरा ढंग से ही समझाऊंगा मैं इसको, सारी पूरी बात क्लियर होगी एक ही उदाहरण के माध्यम से, और कई उदाहरण देंगे हम आपको इस बात को समझाने के लिए। उन सब परमाणुओं का अनुभाग मिलकर जितना अनुभाग हो, एक साथ उदय में आए ना, उन सब परमाणुओं का अनुभाग मिलकर जितना अनुभाग हो उतना फल उस काल में उत्पन्न होता है। माने फल भी एक साथ ग्रुप रूप में उत्पन्न हो रहा है, सबका एक साथ फल मिल रहा है। अभी आप कहते हो साहब ये कैसे कर्मों का फल है? एक नहीं, अनगिनती कर्मों का फल एट ए टाइम हमारे को मिल रहा है। आंखों से कम दिखाई दे रहा है, कानों से खूब सुनाई दे रहा है, दांत अलग काम कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, आंतें अलग काम कर रही है, बॉडी अलग काम कर रही है, क्षेम अलग काम कर रहा है, सब चीजें एक साथ फल मिल रहा है, सबका एक साथ ग्रुप रूप से। तथा अनेक समयों के बंधे परमाणु, सुनना भाई, अनेक समयों के बंधे परमाणु बंद समय से लेकर उदय समय पर्यंत कर्म रूप अस्तित्व को धारण कर जीव से संबंध रूप रहते हैं। जब बंधे थे और जब तक उन परमाणुओं का उदय नहीं आएगा, अभी देखो पूरे कर्म का नहीं, कर्म एक बंधा है, एक समय का परिणाम कर्म परमाणु बंधे अनंत। अब उन कर्म परमाणुओं में से अलग अलग परमाणुओं का उदय आएगा, नहीं समझ में आई? तो जिन जिन परमाणुओं का उदय आता जाएगा उन उन परमाणुओं का फल मिलता जाएगा। ये निषेक रचना तैयार हो जाती है। एक समय में उदय में आने योग्य कर्म परमाणुओं के समूह को निषेक कहते हैं। वापस बोल रहा हूं, एक समय में उदय में आने योग्य जो एक साथ मिलकर के ग्रुप, एक ग्रुप बोले एक निषेक, दूसरा ग्रुप बोले दूसरा निषेक, बोले तीसरा ग्रुप ये तीसरा निषेक, निषेक निषेक। तो निषेक शब्द नया है आपके लिए। एक समय में उदय में आने योग्य कर्म परमाणुओं के समूह को निषेक कहते हैं। और ये जो निषेक है ये और निषेक रचना ये अलग शब्द है। सुनो तो सही, एक शब्द है निषेक और एक है निषेक रचना। एक शब्द है निषेक, एक है निषेक रचना। कर्म बंधा, निषेक रचना बन गई। 100 समय के लिए, 100 साल के लिए, सागरों के लिए डिवाइड होकर के निषेक रचना बन गई। जितने जितने बन गई, हर समय बनती जा रही है। अब ये जो सारे कर्मों का मिलकर के ग्रुप एट ए टाइम उदय में आने वाला है, बोले ये है निषेक। एक निषेक उदय में आएगा, एक निषेक उदय में आएगा, बराबर। निषेक बन करके वो ग्रुप जो है वो उदय में आएगा। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, अनेक समयों के बंधे परमाणु बंध समय से लेकर उदय समय पर्यंत कर्म रूप अस्तित्व को धारण कर जीव से संबंध रूप रहते हैं। इस प्रकार कर्मों की बंध, कर्मों की उदय, कर्मों की सत्ता रूप अवस्था जानना, माने कर्म की बंध फिलोसॉफी को समझा दिया हमने, कर्म के उदय व्यवस्था को समझा दिया, और बंध से लेकर उदय के बीच तक की जो पोजीशन पड़ी हुई थी उस पोजीशन को कह दिया सत्ता रूप अवस्था, बराबर। बंध चिपकना, उदय फल देना, बंध से उदय के बीच का जो टाइम पीरियड था जिसमें पड़े हुए थे कर्म वो कहलाएगी सत्ता। यह जानना, वहां प्रति समय एक समय प्रबद्ध मात्र परमाणु बंधते हैं। कितने कर्म बंध रहे हैं? सुनो आप, समय प्रबद्ध कर्म बंध रहे हैं। साहब कितने बंध रहे हैं, इसमें क्या है? ये कैसे बताएंगे कितने बंध रहे हैं? और अभी आपने कह दिया अनंत बंध रहे थे, बात खत्म हो गई। और जैसा योग होगा उसके निमित्त से बंधते हैं कि नहीं नहीं, कोई क्राइटेरिया तो होगा, अनंत का भी कोई क्राइटेरिया तो होगा भाई साहब, कुछ तो बतलाओ कितने बंध रहे हैं। तो टोडरमल जी ने फिर एक नया शब्द दिया, समय प्रबद्ध। माने ये संख्या के लिए शब्द दे रहे हैं, एक समय प्रबद्ध मात्र कर्म बंधते हैं। अब प्रश्न है हमारा, एक समय प्रबद्ध में कितने कर्म परमाणु होते हैं? ध्यान देना, एक समय प्रबद्ध में कितने कर्म परमाणु होते हैं? एक जवाब तो यह हो गया अनंत।
लेकिन अनंत का भी एक मेजरमेंट है। वो कैसा मेजरमेंट है अनंत का? तो कहा अभव्य राशि से अनंत गुना। अभव्य राशि जितनी है उससे अनंत गुना, और सिद्धों की जितनी राशि है उसके अनंत में भाग। ऐसे समझो आप, इतनी राशि है अभव्य, इससे अनंत गुना हो गए यहां तक, और इतनी राशि है सिद्ध, और सिद्धों के अनंत में भाग हो गया यहां तक। समझ में आ रही है बात? ये अभव्य इतना वहां से लेकर के यहां तक अभव्य था, और बहुत लंबा है सिद्ध भगवान, यहां तक है सिद्ध। अभव्यों से अनंत गुना, सिद्धों के अनंत में भाग। अब ये जितना है, बोले इसके बीच में लगभग ये क्राइटेरिया दे दिया। ऐसा समझिए, इधर गेहूं के दाने रखे हैं लेफ्ट साइड में, और हमने एक मुट्ठी गेहूं के दाने लेकर यहां सामने रखे। तो हमने पूछा भाई कितने दाने आए? तो एक मुट्ठी प्रमाण, इधर से एक मुट्ठी भरी और बीच में लिए, तो कितने दाने आए? एक मुट्ठी प्रमाण आए, पक्का? अच्छा, तो एक मुट्ठी प्रमाण का अर्थ क्या लगाना बतलाओ, कुछ क्राइटेरिया तो बतलाओ कुछ तो। ये तो आपने एक समय प्रबंध के लिए एक मुट्ठी प्रमाण जैसा कह दिया, कुछ तो क्राइटेरिया दो कि एक मुट्ठी प्रमाण में 2 दाने आएंगे कि 2 किलो दाने आएंगे। बोले 2 भी नहीं आएंगे और 2 किलो भी नहीं आएंगे। मुट्ठी प्रमाण की बात कर रहे हैं तो कितने होंगे कि लगभग अंदाजा आप मान करके चलो 100 से 150 के बीच में, 100 से 150 के बीच में दाने आए। तो ये जो 100 से 150 के बीच में दाने आए, इनको जैसे मान लो 25 मुट्ठी दाने गेहूं, एक मुट्ठी डाला, एक मुट्ठी गेहूं उठाया फिर डाला। उदाहरण से समझने की कोशिश करना, सारी बात बहुत गहराई से समझ में आएगी। एक मुट्ठी फिर गेहूं के दाने उठाए फिर सामने रखे, एक मुट्ठी फिर गेहूं के दाने उठाए फिर इधर सामने रखे। समझ में आ रही है बात? तो अभी ये सब रखने के बाद 25 मुट्ठी गेहूं के दाने रखे। तो हमने आपसे पूछा बतलाओ इसमें जो 25 मुट्ठी गेहूं के दाने रखे थे, तो एक बार में कितने दाने आए थे? एक मुट्ठी। जब जब डालें एक मुट्ठी। अब मेरा प्रश्न, 25 बार में क्या हर बार दानों की संख्या बराबर थी? हर बार दानों की संख्या बराबर नहीं थी, कम ज्यादा थी। लेकिन उसके बावजूद भी हमने क्या कहा? एक मुट्ठी प्रमाण। ऐसे योग के निमित्त से जो प्रकृति प्रदेश बंद हुआ वो हर बार हो रहा है, ठीक है, और लमसम उतना ही हो रहा है। कहने को तो एक समय प्रबद्ध है लेकिन उसमें वेरिएशन है, उसका कम ज्यादापना है। अगला वाक्य पढ़ो तो बात और क्लियर होगी। इतने कर्म परमाणु बन रहे हैं, पहले पहले इतने इतने में समझना, जो वाक्य पढ़ा है अभी उसी को समझो आप। अभी क्या कह रहे हैं? एक समय में कर्म कितने बन रहे हैं, सुनना मार्मिक दृष्टि से। हमने घुमटसार कर्मकांड जब हमारे चल रहा था वहां टोडरमल जी के मंदिर में, तो हमने इन बातों को थोड़ा अलग एंगल से लिया। सुनना, वहां का कुछ प्रसंग सुनाता हूं। एक समय में कितने कर्म भैया? उपशम अनंत कर्म। समय कितना बड़ा होता है? सेकंड के असंख्यातवें भाग, माने एक सेकंड में असंख्यात समय, माने एक समय में अनंत कर्म, दूसरे समय में अनंत कर्म, तीसरे समय में अनंत कर्म, चौथे समय में अनंत कर्म, बंधते 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 बंधते, और राम 43 साल की उम्र हो गई और कितने कर्म बंध गए होंगे, मर गया। सुन सुन सुन, चिंता मत कर, अगला वाक्य पढ़। जितने कर्म बंधते हैं उतने ही कर्म एक समय प्रबद्ध मात्र की निर्जरा हो जाती है। समझ में आ रही है बात? जितने कर्म बंध रहे हैं लगभग उतने ही कर्म की निर्जरा हो जाती है। अब वो मजा आ गया है, तो फिर तो खाली हो गया मैं तो। हाँ, मैं तो खाली हो गया। मैं तो कैसे खाली हो गया कि एक समय में जितने बंधे थे, यदि वो एक समय में उतने ही निकल गए तो फिर बैलेंस तो जीरो। मजा आ गया ना कि नहीं, बैलेंस जीरो नहीं होगा बेटा। क्यों? क्योंकि जितना बैलेंस है उतना का उतना मेंटेन रहेगा लगभग। इसलिए आगे लिखा 1.5 गुण हानि से गुणित, 1.5 गुण हानि से गुणित। मोटा समझने के लिए इतना समझ लो, लगभग एक एवरेज बना दिया उन्होंने, भाई इतना है, 1.5 गुना समझ लो आप। तो ये 1.5 गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध मात्र सदा काल सत्ता में रहते हैं। जितने बंधे उतने निकल गए, जितने बंधे उतने निकल गए। लेकिन ऐसा होने पर भी बैलेंस मेंटेन है, जैसे एक पानी की टंकी है।
उस पानी की टंकी में मान लीजिए 1 मिनट में 15 लीटर पानी भर रहा है। आप कहेंगे यार ये तो 2-4 मिनट के अंदर पूरी फुल हो जाएगी, टंकी निकल जाएगी। लेकिन कहा नहीं, जिस स्पीड से पानी उसमें आ रहा है उसी स्पीड से नीचे नल खुला रह गया। कभी कभी ऐसा होता है आपके साथ में, नल नहीं आ रहा था तो खुला छूट गया वो नल, टंकी खाली हो गई और नल खुला छूट गया। अब क्या हुआ कि हम तो चले गए और बाद में टंकी भरी, तो टंकी में जितना पानी आया ऊपर से आता जा रहा है और नीचे नल खुला होने के कारण निकलता जा रहा है। तो यदि वो टंकी जितना पानी उसमें भरा हुआ है, मान लीजिए लेवल उसमें 1 फीट का लेवल भरा हुआ है पानी में, और जितना नया आ रहा है उतना नीचे से निकल रहा है, तो 1 फीट ही मेंटेन रहेगा ना। 6 घंटे में भी 1 फीट मेंटेन रहेगा, और यदि 1 साल तक कंटिन्यू पोजीशन चलती रहे तो भी 1 फीट ही मेंटेन रहेगा। ऐसे ही ये कह रहे हैं वो बैलेंस मेंटेन रहता है। अब इसमें नई बात सुनो, जो हमने गेहूं के दानों का उदाहरण दिया आपको, उसमें सुनना जरा बात। इधर से 1 मुट्ठी गेहूं के दाने उठा करके सामने रखे थे, अब बीच में एक व्यक्ति को खड़ा कर दो, इधर से 1 मुट्ठी दाने निकाल करके इधर निकाल दो, इधर से आए गेहूं इस तरफ से, ये सामने आकर के बंधा, और इधर से 1 मुट्ठी निकाल करके बाहर निकाला, ये उदय में आ गया। समझ में आ रही? गेहूं के दाने एज इट इज है, इधर से मुट्ठी डाली वो इधर आ गया, ठीक है, और यहां से 1 मुट्ठी डाली वो निकल करके इधर चले गया। मेरा प्रश्न ये है आपसे कि जो बंधे थे वही उदय में आ रहे, जितने बंधे थे उतने ही उदय में आ रहे। 1 मुट्ठी निकाली 1 मुट्ठी निकल गई, 1 मुट्ठी डाली 1 मुट्ठी निकल, समझना एक बार बारीकी से समझना बात को। जितने आ रहे हैं क्या उतने ही सेम टू सेम जा रहे हैं? नहीं, लगभग कम ज्यादा होकर के जा रहे हैं। अच्छा, जो आए हैं क्या वही निकल रहे हैं? नहीं निकल रहे हैं। माने अनेक समयों के बंधे हुए एक समय में और एक समय के बंधे हुए अनेक समयों में। इस बात को समझने के लिए मैं इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहता हूं। गेहूं के दाने आपके सामने रखे हुए हैं बहुत सारे, बराबर। इधर से जो 1 मुट्ठी गेहूं के दाने आप सामने डाल रहे हैं, उसमें सब में आप रेड कलर का निशान लगा करके डाल दो। यहां पहले से आधा पीपा भरा हुआ था गेहूं के दानों से, इधर से हमने रेड निशान लगाकर 1 मुट्ठी गेहूं के दाने इसमें डाले। अब पहले वालों में सब में मिल गए वो, अब इसमें 1 मुट्ठी डाल करके निकाले, तो क्या वो रेड मुट्ठी वाले सारे निकल जाएंगे? नहीं निकलेंगे ना। तो रेड मुट्ठी वाले कितने समय में निकलेंगे? आए तो थे 1 मुट्ठी में, अब जाएंगे कितने मुट्ठियों में? पॉइंट समझ में आ रहा है? 1 मुट्ठी में आए थे, हमने यहाँ सारे बहुत पुराने दानों में मिल गए, अब निकाला, दूसरी मुट्ठी में निकाला तो कुछ दाने और आ गए, तीसरी मुट्ठी में निकाला तो रेड कलर वाले दाने कुछ आ गए, चौथी मुट्ठी में निकाला तो रेड कलर वाले दाने कुछ आ गए। इसका मतलब 1 मुट्ठी में आए हुए दाने अनेक बार में निकलते हैं। पॉइंट नंबर 1, जो ऊपर लाइन थी पंडित जी साहब की, एक बार में आए हुए अनेक बार में निकलेंगे। अब सुनो, पहली मुट्ठी हमने रेड कलर वाले निशान लगा करके गेहूं के दाने लिए, दूसरी बार में हमने वाइट कलर के निशान लगा करके दाने लिए, तीसरी बार हमने येलो कलर का निशान लगा करके दाने लिए, चौथी बार हमने ब्लू कलर का निशान लगा करके दाने इधर डाले, 5वीं बार हमने ग्रीन कलर का निशान लगा करके दाने डाले, बराबर। ये 5 समय इधर ले लिए, और उन्हीं 5 समयों में इधर भी निकलते जा रहे। तो क्या होगा, ये 5 समय तक जो नए नए जो बनते जा रहे हैं ना, हर मुट्ठी में कुछ दाने रेड है, कुछ ब्लू है, कुछ ग्रीन है, कुछ येलो है, अलग समयों वाले एक साथ। उदाहरण समझ में आ रहे थे? जो अलग अलग समयों में बंधे वो एक साथ निकल रहे हैं, जो एक मुट्ठी में आए थे वो अलग अलग समयों में निकल रहे हैं। और ये कितनी बातें ख्याल में आती हैं। आप इसी चीज को ऐसा समझो, आप जैसे समझ लो बहुत सारे लोग ऐसे हैं समाज में, जो लोग बहुत नियम लेते हैं या किसी चीज़ की मर्यादा बांध लेते हैं अपनी लाइफ में। हमारे हैं, जैसे हमारे अम्मा जी हैं मुशरफ वाले, उनके नियम है इस तरह का। वो क्या नियम है उनका? उनका नियम है जैसे मान लो 100 कपड़े रखेंगे, 100 कपड़े से ज़्यादा नहीं रखेंगे। आपने नियम बना लिया, मर्यादा बांध ली, 100 शर्ट से ज़्यादा मैं नहीं रखूँगा, बहुत हो गए 100 से ज़्यादा नहीं रखूँगा। 100 है मेरे पास में,
100 की मर्यादा हमने बांध ली कि 100 शेल्ट रहेंगे। अब मेरा प्रश्न ये है, मान लीजिए 15 शेल्ट नए आ गए, बराबर, तो 15 शेल्ट नए आ गए, 15 निकालने पड़ेंगे। तो जो 15 आए हैं, क्या वो के वही निकाल दोगे आप कि नहीं नहीं साहब 15 आए हैं 15 निकाल दो? तो क्या करोगे, नए आए हैं तो पुराने निकालोगे, यही होगा ना। अब मेरा प्रश्न है, पुराने निकलेंगे तो क्या इस सिस्टम से निकलेंगे जो सबसे ज्यादा पुराने हो गए वही निकलेंगे? नहीं, उसमें से कोई फट गया वो निकलेगा, कोई पुराना हो गया वो निकलेगा, कोई घिस गया वो निकलेगा, किसी का कलर फेड हो गया वो निकलेगा, लेकिन कोई सिस्टम नहीं है ना। माने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जैसी पोजीशन नहीं है क्या। नए आ रहे हैं और पुराने जा रहे हैं, लगभग 15 नए खरीद लिए, लगभग 15 पुराने चले गए, लेकिन पुराने जानों में जाने वालों में एक साथ वाले नहीं गए, अलग अलग समय वाले गए हैं। जैसे और समझो, जैसे चक्की होती है, चक्की गेहूं पीसते हैं अपन लोग घर में गेहूं पीसते हैं, तो हमने ऊपर से गेहूं डाले और नीचे से पीस करके निकलते जा रहे हैं। तो जो गेहूं ऊपर से डाले हैं वो एक पुंज, एक ग्रुप नीचे से निकलता जा रहा है, ऊपर से डालते जा रहे हैं, निकलते जा रहा है, पीस करके ऊपर से गेहूं डालते जा रहे हैं, तो सब ग्रुप बन करके पिस रहे हैं। लेकिन जो एक ग्रुप में डाले हैं वो अलग अलग ग्रुप में जाकर के निकल रहे हैं। एक समय, ये वाक्य कितना महत्वपूर्ण है टोडरमल जी साहब का। एक समय के बंधे हुए कर्म अनेक समयों में उदय में आते हैं और अनेक समयों के बंधे हुए कर्म एक समय में उदय में आते हैं। माने ये कर्मों की जो विचित्र व्यवस्था है, ये अद्भुत व्यवस्था है ये कर्मों की। हम न तो बंधन को प्रॉपर वे में समझते हैं, न हम उदय को प्रॉपर वे में समझते हैं। जितने उदय, जितना फल और जितना बंधन, ये पूरी अनंत कर्म परमाणुओं की बहुत बड़ी इंडस्ट्री चल रही है, ऑटोमेटिक। ये बहुत बड़ी कर्मों की इंडस्ट्री है। कौन से परमाणु आएंगे, कौन से परमाणु मिलेंगे, कौन से परमाणु सत्ता में रहेंगे, कौन से परमाणु उदय में आएंगे, कौन सा किसके साथ में मिलकर के उदय में आएंगे, ये कितना बड़ा काम है आप कल्पना कर सकते हैं। हर व्यक्ति के साथ में, हर जीव के साथ में, दुनिया में अनंत जीव है, अनंत जीवों के साथ में एट ए टाइम ये व्यवस्था बनी हुई है। आप सोचो जरा क्या क्या है ये मामला, क्या चल रहा है, ये कैसे काम हो रहा है। सेम नहीं है। मैं 50 उदाहरण देकर के आपको इन बातों को समझा सकता हूं। सारे उदाहरण यहाँ जन्मते हैं, यहाँ इस खोपड़ी में, यहाँ जन्म लेते हैं नए नए। आपने बैंक में पैसे जमा कराए, मिनिमम बैलेंस कितना होता है? 5,000 रुपये। सेविंग में, करंट अकाउंट में, जो भी समझ लो आप, 5,000 रुपये मिनिमम बैलेंस है, बराबर। 10 साल पहले आपने अकाउंट खुलवाया था, आज आपका अकाउंट बंद करना है। आपने कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया, 5,000 पड़े थे, आपने 5,000 रुपये बैंक से निकलवाए, तो आपको वही नोट मिलेंगे जो आपने जमा कराए थे? क्या हुआ? वही नोट नहीं मिलेंगे, दूसरे नोट मिलेंगे। ये क्या हुआ? ये क्या, वो तो बंद हो गए, 1,000 के नोट बंद कर दिए गवर्नमेंट ने। नहीं, मेरा कहने का मतलब है वो चेंज हो जाता है। अभी चलो अपनी बात छोड़ो, अभी बैंक ब्रांच की बात करो। एक ब्रांच का भी तो मिनिमम बैलेंस रहता है ना, कैश बैलेंस फ्लो के लिए। वही ब्रांच खुली, बैंक खुला, उस बैंक में हमने पूछा कि कितने साल हो गए आपकी ब्रांच को? बोले 10 साल से हमारी ब्रांच खुली हुई है। तो बोले एवरेज बैलेंस कितना रहता है आपके पास में हमेशा कैश बैलेंस? तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास में करीब करीब 25 लाख रुपया एवरेज बैलेंस हमारे पास में हमेशा बना रहता है। तो हमने पूछा कि पिछले कितने साल हो गए, कितने साल? 10 साल। 10 साल बैंक खुले हुए हैं, तो 10 साल से आपके पास में जो 25 लाख का स्टॉक बैलेंस है, कैश बैलेंस है, कैश फ्लो है, क्या वो सेम नोट है कि नहीं? कुछ आ गए, कुछ चले गए, कुछ वही है, कुछ लंबे समय तक रहे, कुछ मिल गए, कुछ पड़ गए, समझ रहे हो आप? और मेंटेन 25 लाख का बैलेंस है। सब समझ में आ रही है बात? लॉकर में हो तो वही मिलेगा क्या? बात लॉकर की नहीं कर रहे हैं क्या? लेकिन ये कर्म परमाणु की ऐसी व्यवस्था है, कुछ आ गए, कुछ नए मिल गए, कुछ पुराने हो गए, कुछ बैलेंस में बचे रहे। भाई साहब 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक कर्म की निषेक रचना तैयार हो गई। अब उनमें उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, बदलना, उतार चढ़ाव होना है, बदलाव होना, ये सारी चीजें कर्मों की व्यवस्था। मैं कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ये कर्मों की व्यवस्थाएं किस प्रकार से होती है। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, ये 4 प्रकार के तो बंध समझ लिए हमने, फिर उदय समझ लिया हमने। टोडरमल जी ने यहाँ सत्ता समझा दिया हमारे को, टोडरमल जी ने उत्कर्षण समझा दिया, बोले पढ़े पढ़े ही बढ़ गए,
ये क्या हुआ, गोल्ड के दाम, सिल्वर के दाम बहुत घट गए, तो पड़े पड़े ही आपकी संपत्ति, आपकी वैल्यू कम हो गई। गोल्ड सिल्वर के दाम बढ़ गए तो पड़े पड़े ही आप बहुत संपत्ति बढ़ गई, पड़े पड़े ही हो गया ये। तो कर्मों का इस तरह से घटना ये कहलाता है अपकर्षण, बढ़ना ये कहलाता है उत्कर्षण। समझ में आ रही है बात? विविध प्रकार की कर्मों की अवस्थाओं को समझा रहे हैं टोडरमल जी। और कर्मों का कुछ प्रकृतियों का कुछ दूसरी कर्म प्रकृतियों में बदल जाना, इसे कहते हैं संक्रमण। तो कर्म बदल भी जाते हैं, घट जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और कोई कर्म जैसे नॉर्मली इतना 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 उदय में आ रहे थे, बराबर, अब कोई कर्म एक साथ झटके से कोई बहुत सारे उदय में आ गए। जैसे एक बर्तन में आप इधर से कोई चीज डाल रहे हो, ठीक है, तो एक नॉर्मल फ्लो बना हुआ है, उतना डल रहा है, उस स्पीड से डल रहा है। अब अचानक कुछ झटका लगाओ, झटके से बहुत ज्यादा डुल गया। होता है ना कभी ऐसा? बच्चे क्या करते हैं, एक टिफिन उठा करके उसमें से नमकीन डालते हैं अपनी प्लेट में, तो थोड़ी डालने की कोशिश करते हैं, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, और एकदम झटके से बहुत ज्यादा हो गया। तो बोले झटके से फल मिल जाना, इसको कहते हैं उदीरणा। ये उदीरणा है। कितने कर्मों की अवस्थाएं बतला दी मैंने। अभी निधत्ती और निकाचित और समझ लो, टोडरमल जी ने यहाँ लिखी नहीं है, फिर बढ़ेंगे अपन आगे, समय इतना ही है अपने पास में। निधत्ती और निकाचित कर्म क्या है और कौन से कर्म हैं? लोगों को इस तरह का प्रश्न रहता है, लोग जानना चाहते हैं निधत्ती और निकाचित के संदर्भ में। लेकिन ध्यान देना, निधत्ती और निकाचित ये 148 कर्म प्रकृतियों में से किसी भी कर्म प्रकृति का नाम नहीं है। निधत्ती और निकाचित ये कर्म की अवस्था है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बंध कौन सी कर्म प्रकृतियों में होता है? उदय कौन सी कर्म प्रकृतियों में होता है? सत्ता में कौन सी कर्म प्रकृतियां रहती है? उत्कर्षण कौन सी कर्म प्रकृतियों में होता है? अपकर्षण कौन सी कर्म प्रकृतियों में होता है? संक्रमण कौन सी कर्म प्रकृतियों में होता है? उदीरणा कौन सी कर्म प्रकृतियों में होता है? इसमें तो सारे कॉमन व्यवस्था है ना। तो निधत्ती और निकाचित भी कर्मों की कॉमन व्यवस्था है। समझ रहे हैं आप? निधत्ती किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा नए लोग जो पहली बार सुन रहे हैं नोट कर सकते हैं उस चीज को। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बहुत सारे लोगों को, जो लोग नोट्स बना करके रोजाना हमारे पास में भेज रहे हैं। हम ग्रुप पर भी भेजने का उनको प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोग नोट्स बना रहे हैं, लिख रहे हैं, डेली की डेली नोट्स भेजते हैं। सुनो, निधत्ती किसे कहते हैं? निधत्ती कहते हैं संक्रमण और उदीरणा के अयोग्य कर्म परमाणुओं को निधत्ती कहते हैं। माने कुछ कर्म परमाणु ऐसे होंगे, उन कर्म परमाणुओं में संक्रमण नहीं होगा, उन कर्म परमाणुओं में उदीरणा नहीं होगी, वो निधत्ती कर्म परमाणु हैं। समझ में आ रही है बात? संक्रमण और उदीरणा के अयोग्य, संक्रमण और उदीरणा के अयोग्य कर्म परमाणुओं को निधत्ती कहते हैं। एक पॉइंट। और निकाचित क्या है? बोले उदीरणा और संक्रमण तो थे ही, उत्कर्षण और अपकर्षण भी जिनमें नहीं हो उन्हें कहते हैं निकाचित। बहुत गाढ़े प्रकार के परमाणु हैं ये। माने ये जैसे बंधे हैं ना, ये वैसे ही उदय में आएंगे, बदलेंगे नहीं, संक्रमण नहीं होगा इनमें, उत्कर्षण अपकर्षण नहीं होगा इनमें, उदीरणा भी नहीं होगी इनमें। ये जिस पोजीशन में थे उसी पोजीशन में उदय में आएंगे। इसका नाम है निकाचित। और संक्रमण और उदीरणा सिर्फ दो बातें जिसमें थी, वो है निधत्ती। अब जो कर्म अनंत बंधे थे ना, समझ लो आप, समय प्रबद्ध जो अपन ने यहाँ वाक्य पढ़ा है, एक समय प्रबद्ध, वहां प्रति समय, वाक्य देखना, वहां प्रति समय एक समय प्रबद्ध मात्र परमाणु बंधते हैं और एक समय प्रबद्ध मात्र की निर्जरा होती है। माने इतने बंधे। अब जो बंध जो हुआ था एक समय प्रबद्ध अनंत कर्म परमाणु, उन अनंत परमाणुओं में से कुछ विशिष्ट परमाणु ऐसे होंगे जिनका संक्रमण नहीं होगा, जिनमें उदीरणा नहीं होगी। बोले वो निधत्ती जाति के कर्म परमाणु हैं। समझ में आ रही है बात? अभी उत्कर्षण और अपकर्षण भी कुछ परमाणु ऐसे होंगे जिनमें उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण उदीरणा नहीं होगी। बोले वो उन अनंत में से एक छोटे से कुछ परमाणु, बोले ये फल देंगे ही देंगे। बोले निकाचित जाति के कर्म परमाणु।
इसलिए किसी विशिष्ट बात से इसको जोड़ा नहीं जा सकता है। बहुत स्थूल उदाहरण देते हुए ये कह देते हैं, जैसे चक्रवर्तित्व का पुण्य, तीर्थंकर का पुण्य भोगना ही पड़ेगा, फल मिलेगा ही मिलेगा, उनको काटा नहीं जा सकता है, वो तो आएगा ही उसका फल, तो जैसा है। उदीर्णा भी नहीं होगी, उदीर्णा कही ना मैंने, एक साथ ग्रुप उदय में आ गए, एक साथ ग्रुप के ग्रुप, बहुत जो हमने उदाहरण दिया ना ऐसा डालने वाला, झटके से जो बहुत सारे उदय में आ गए, उसका नाम है उदीर्णा। और ये कह रहे हैं 1.5 गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध मात्र सदा काल सत्ता में रहते हैं, सदा काल सत्ता में रहते हैं। और जो निर्जरा यहाँ कही है समय प्रबद्ध की निर्जरा, ये तो सभी पाक निर्जरा है, सभी पाक निर्जरा है, फल सहित वाली निर्जरा है, ये निर्जरा किसी काम की नहीं है। और अंतिम वाक्य है इस प्रकरण का अपना, ये कह रहे हैं सो इन सब का विशेष आगे कर्म अधिकार में लिखेंगे, वहां से जानना। अरे टोडरमल जी ने ये कर्म सिद्धांत बतलाते हुए कर्म परमाणुओं की कितनी सुंदर और कितनी व्यवस्थित भाषा शैली में ऑटोमेटिक कर्म व्यवस्था को समझा दिया, एक एक परमाणु की योग्यता को कितना बारीकी से समझा दिया, और फिर भी कह दिया अरे दिमाग में क्या होगा, वो आगे बताएंगे, आगे क्या पूरा एक चैप्टर ही लिखेंगे तब समझाएंगे। अभी तो क्या समझाया है हमने आपको, इन कर्मों के बारे में हमने आपको कुछ नहीं समझाया है। हम कर्मों के बारे में तो आपको आगे पूरे अधिकार में समझाएंगे, पूरा चैप्टर लिख करके समझाएंगे। तो टोडरमल जी साहब यहाँ ये कह रहे हैं भाई साहब कर्म अधिकार में लिखेंगे, उनकी बात उनके पेट में, उनके दिलो दिमाग में, उन्हीं के साथ में चले गई। हमारा इतना भाग्य नहीं था, लेकिन इतना भाग्य जरूर है कि जितना लिख दिया गया है वो सब का सब पर्याप्त है। हम सभी इन बातों को गहराई से समझकर, इस वस्तु व्यवस्था और कण कण की स्वाधीनता की चर्चा को समझकर, स्वतंत्रता की बात को समझकर अल्पकाल में उस स्वतंत्र अवस्था को प्राप्त हुए जिसके बाद अनंत काल तक वापस लौट करके कभी नहीं आना पड़े। हम सब की अल्पकाल में ऐसी मुक्त अवस्था हो, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। जो प्रश्न रहे हैं उनकी चर्चा कल करूंगा, यदि कोई विशेष प्रश्न आ गया होगा तो।